जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है पॉलिटी के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 9th का जो हमारा सेशन चल रहा है, उसमें आज हम 2.4 के जो चैप्टर हमारा है उसी को हम ध्यान में रख करके आज चलेंगे। दोस्तों, जो भी व्यक्ति अभी इसको देख रहा है पहली बार, वो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें, जिससे उसको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 2.4 में गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। गाइडिंग वैल्यू, बुनियादी मूल्य। In this book, we shall study the exact provisions of the constitutions on different subjects. इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे, अलग अलग प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, ठीक है। और इसके अलावा वी कैन डू दिस इन टू वे, और यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग दिस व्यू ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यह काम हम दो तरीके कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं। इस चीज को हम द मेजर लीडर ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय रीडिंग व्यू, किसी के बारे में, सम मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ मेजर लीडर के बारे में जो हमारे संविधान में वर्णित है। अब जैसे कि बट इट इज इक्वल इंपॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट ऑन फिलोसफी, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। दिस इज व्हाट इज द प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन डज। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। अब हम इस चीज को लेट अस टर्न दिस वन बाय वन, चलते हैं इनके एक एक करके इन सारे चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, सपने की वादे, ड्रीम यानी सपने, प्रॉमिस यानी वादे। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केच ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी। आपसे कुछ को भारतीय संविधान निर्माता की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी होगी, यानी हम महात्मा गांधी जी के नाम की बात कर रहे हैं। He was not a member of the Constitution Assembly, यानी वे संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। At there were many members who followed his vision, जैसा कि पर संविधान के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। उनके जो सदस्य थे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फॉलोवर थे, उनके फॉलोवर थे। ईयर एगो, राइटिंग इन दिस मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do। पर संविधान सभा के अनस उनके विचार अनुयायी तो थे, लेकिन 1931 में अपनी पत्रिका उनकी निकली थी, यंग इंडियन मैगजीन थी, में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। उन्होंने अपनी क्या अपेक्षा है, क्या चाहते थे, उनके बारे में लिखा था। अब जैसे कि वो क्या लिखा था यहां पे समझिए। आई शैल स्ट्राइव फॉर आ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल thraldom and patronage. I shall work for in India in which our poorest shall feel that is their country, in whose making they have an affected voice, and India in which there shall be no high class and no class of people. मैं भारत के लिए I shall strive a constitution which is the release in India, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो ऑल थ्रिलम एंड पेट्रेनेज, जो उस गुलामी और अधीनता से मुक्त करे।
I shall work for in India, in which poorest shall we feel that it is their country who is making. मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने, एंड उसे लगे कि देश के बनने में उसकी भी भागीदारी है. इन इंडिया इन विच देयर शैल बी हाई क्लास एंड लो क्लास पीपल. उसे लगे कि मैं उसकी भी भागीदारी है, और ऐसे भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे. इन एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मोनी. देखिए, ऐसे भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निर्वर्ग ना रहे. देयर कैन बी नो रूम एंड सच एज इंडिया फॉर कर्स and untouchability or course of the intoxicating drinks and drugs. ऐसा भारत जिसमें लोग उच्च वर्ग निर्वर्ग न रहे, और ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे. ऐसा भारत जो छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो. वुमेन विल बी एंजॉय द सेम राइट एंड मेन shall be satisfied with nothing else. औरतें कोई भी मर्दों जैसे अधिकार हो, मेल का वुमेन जैसे राइट्स होने, मैं इससे भी पर संतुष्ट नहीं होऊंगा. ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई बातें थे जो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया. This dream of an India that has eliminated inequality was shared by the Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had different understanding of how inequality could be removed. ये सारा चीज, भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाई. अनइक्वलिटी को कैसे फॉर किया जाए, दूर किया जा सकता है, इसके बारे में भी उनके विचार दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट थे. Often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his visions, in his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. दूसरों से इसके बारे में उनके विचार दूसरे से थोड़ा अलग थे. उन्होंने अक्सर गांधी जी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की. संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था, क्लियरली रूप से. और वो चिंता क्या था, ये जैसा आप देख पा रहे हैं. ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, वी आर गोइंग टू इंटर लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस. हम विचार विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं. इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इनइक्वालिटी, इक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक्स लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी. राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन में असमानता से भरा होगा. In politics, we will recognizing the principle of one man, one vote, and one value. राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे. In our social and economic life, we shall by reason by our social and economic structures continue to deny the principle of one man or one value. देखिए, हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे. अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे, डिनाई करेंगे. हाउ लॉन्ग शैल बी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन. हाउ लॉन्ग शैल, देखिए, हम इस विरोधाभास जीवन में कितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे ये भी क्लियर नहीं है. हाउ लॉन्ग शैल बी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी
इन आवर सोशल इकोनॉमिकल लाइफ। ठीक है, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इफ फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। अभी हम बात करें कुछ थोड़ा सा, तो देखिए हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे सख्त है तो हम अपनी राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। पेरियल। ठीक है, तो ये भी इसमें कहा गया। फाइनली, आखिर में, लेटस, चलो चलते हैं, टू जवाहरलाल नेहरू गोइंग टू फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 15 अगस्त 1947। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। अब वो क्या था, जैसा ये, इस भाषण को थोड़ा सा आप समझेंगे। लॉन्ग ईयर एगो वी मेड ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। वर्षों पहले हमने अपनी नियत के साथ साक्षात्कार किया था। एंड नाउ दिस टाइम कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेस नॉट होली और इन फुली मेजर बट वेरी सब्सटेंटली। और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वादों पर अमल करें, पूरी तरह, हर तरह से नहीं तो काफी हद तक जरूर करें। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन बी द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। घड़ियां जब तक ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। अ मोमेंट कम्स विच कम्स बट रियली इन हिस्ट्री। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा झटका जरूर आता है। When we step out of from the old, the new, when an age end, and when the soul of the nations long spread find utterance। जब हम पुराने छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंतर होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रफुल्लित होती है, आवाज पाती है, ऐसे पवित्र क्षण हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए अच्छा है। इट इज ए फिटिंग दैट इज द सोlemn मोमेंट टू टेक इन प्लेस ऑफ डेडिकेशन सर्वाइव ऑफ इंडिया एंड हर पीपल एंड द स्टिल लार्ज केस ऑफ ह्यूमैनिटी। भारत के संप्रभु आजादी और सत्ता जिम्मेदारी लाती है। भारत के संप्रभु लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। अब क्या क्या जिम्मेदारी है? डेडिकेशन टू द सर्वाइव, उसको समझेंगे। जिम्मेदारी ये है कि आजाद के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में दुखों से हमारा दिल भरा हुआ है। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि फ्रीडम और पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेस्ट व्हेन दिस असेंबली सवर्जन बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द सवर्जन पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, बिफोर द ब्रेथ इन फ्रीडम वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन ऑफ लेबर एंड द हार्ट हैवी विथ द मेमोरी ऑफ दिस सॉरो। हमें इसके लिए हमने जो दुख सहा, दुखों से हमारा दिल भरा हुआ है। Some those pain continue even now, nevertheless the past over and the future broken us now. That future is not one case resting but insistent striving so that we may fulfill the place and we have often taken and the one we shall take today. भविष्य बहुत आराम करना, सुस्ताने को नहीं है, बल्कि वादों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है, जिन्हें हम अपने अक्सर किया है और एक शपथ हम आज भी लेंगे। द सर्व ऑफ इंडिया मीन दैट सर्विस इन मिलियन वू सफर
इट मीन द एंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ इग्नोरेंस एंड डिसीज, इनइक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज। और एक शपथ हम लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानी में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दारिद्रता, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत करना। द एम्बिशन द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन वाइप एवरी ईयर और एवरी आई। हमारे युग के महान आदमी का कामना है हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव हो तो काम हमारे भर में पूरा ना कर पाए तो लोगों में आंसू पोंछने का है। That may be beyond us, but is long their tears and suffering as so long our work will be not over. संभव है हम यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है तो हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो कैसा लगा दोस्तों, ये जरूर बताइएगा। तो इन सारे एग्जाम्पल को आप समझिए कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हुआ। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह हम देखेंगे, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या दर्शन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के जय हिंद।